नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जातियों को साधना शुरू कर दिया है। भोपाल में हुए जाट सम्मेलन में सीएम शिवराज और पीसीसी चीफ कमलनाथ दोनों ने शिरकत की। बीते कई दिनों से प्रदेश में कई जातियों के सम्मेलन हुए, जिनमें राजनीतिक दलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या अगड़े, क्या पिछड़े और क्या दलित, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों वोट के खातिर हर जाति के दर पर माथा टेक रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कबीर ने कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। लेकिन राजनीति में जाति ही सब कुछ है, जिसको साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दमखम के साथ मैदान में है। प्रदेश में कई जातियों के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में भेल दशहरा मैदान में रविवार को आयोजित जाट महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन, तेजा दशमी पर सार्वजनिक अवकाश और स्कूली पाठ्यक्रम में जाट महापुरुषों का इतिहास शामिल करने की घोषणा की। जातियों को साधने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पीसीसी चीफ कमलनाथ जातियों को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यादव समाज का सम्मेलन हो या जाट समाज का सम्मेलन हो, कमलनाथ हर समाज के सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं, ताकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित की जा सके। कमलनाथ ने भोपाल में जाट समाज के सम्मेलन में हिस्सा लिया और कई वादे भी किए। राजनीति में भले ही राजनेता एकता की बात करें, समानता की बात करें, लेकिन जब चुनाव सिर पर होते हैं तो वोटर को राजनीतिक दल जाति के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। इसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है, ताकि शब्दों की चाशनी में जाति नाम का शब्द आसानी से छुपाया जा सके। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जातियों को साधने की इस पूरी कवायद का फायदा बीजेपी को मिलता है या कांग्रेस को। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी, बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। सबसे पहले मैं रुक करूंगा बरोलिया साहब का। बरोलिया साहब, सबसे पहले आपको जीत की बधाई। कर्नाटक में आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन जी अब ये देखना होगा क्या वो करिश्मा जो आपने कर्नाटक में दिखाया है वो एमपी, सीजी और राजस्थान में दिखा पाएंगे क्या आप? देखिए, देश का इतिहास रहा है कि लगातार यहाँ पर जनता जो गंभीर मुद्दे होते हैं उन पर हमेशा चिंतन करती है, थोड़ा सा भटक जाती है देश की जनता, लेकिन लगातार जो मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे पेंशन स्कीम्स के मुद्दे हो, मतलब ये तमाम मुद्दे जो रहते हैं उस पर गंभीर रहती है और गंभीर होकर ही वोटिंग करती है। ये ताजा उदाहरण है जो कर्नाटक में भगवान के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी, बजरंगबली जी के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी, राम जी के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी का जो हश्र देश में, मतलब देश पूरा देख रहा है खुली आंखों से, और समझ में आ चुका है देश को कि हमें अपनी सुविधाएं देखनी है सबसे पहले। क्योंकि ये देश जिस तरीके से आपने देखा होगा 2013 तक दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी भारत देश। मनमोहन सिंह का शासन हो, चाहे नेहरू जी के शुरू जब से यहां पे शासन चल रहा है, तो लगातार हम देख रहे हैं कि इस देश ने उन्नति की है। लेकिन 10 साल से जिस गर्त में जा रहा था, जिस तरीके से टूटता जा रहा था ये देश, उसको हिम्मत प्रदान की है कर्नाटक की जनता ने, और देश के सामने एक जो उदाहरण पेश किया है कि आने वाले समय में देश को जो आईना दिखाना है भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीति को, वो चाहे जातियों में बांटने की बात करे, अब इन बातों में वो नहीं आने वाली है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ हार का मुंह देखेगी। जनता के मुद्दों से वो भटकाने की जो राजनीति कर रही थी उसका खुलासा कर्नाटक की जनता ने कर दिया। मेरा प्राइमरी सवाल ये था ताकि आप बता सके कि क्या क्या हुआ। वहां पर 5 गारंटी आपकी पार्टी ने दी है और राहुल गांधी ने कहा है कि पहली कैबिनेट में उन पर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन वहां भी जाति फैक्टर काम कर गया सर आपके पक्ष में। वोकालिंगा जो कि जेडीएस का वोटर था, उसने आपको वोट करा, उससे बीजेपी के जो मार्जिन है वो कम हो गया, बीजेपी पीछे चली गई, आप आगे आ गए। देखिए, ये सब बातें तो ठीक है, जाति वाली बातें जो हैं वो तो हमेशा जब से देश आजाद हुआ इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने सर्वधर्म सद्भाव के साथ ही आगे बढ़ी है और लगातार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्मों के बारे में हमेशा सोचा। तो वही बात कर्नाटक में भी रही कि मैंने आपसे बोला ना, चाहे वोकालिंगा समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे जितने भी धर्म थे, सबने एकजुट होकर, मतलब यहां पर पूरी ताकत के
साथ एक आप देखेंगे वहां का नक्शा कर्नाटक का, तो सभी समाज ने एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। वहां पे आखिरी दम पर जिस तरीके से बजरंगबली जी का इस्तेमाल हुआ, वहां पर उनको कहीं पर कुछ देखने को नहीं मिला। सिर्फ जनता ने देखा कि हमें, आपने देखा होगा 40% सरकारा, किस तरीके से वहां पर भ्रष्टाचार, घोटाला। भाजपा सिर्फ यहां पर 10 साल से लगातार, चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट्स में हो, सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार कर रही है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रही है। जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। ये उसका हश्र है जो कर्नाटक में देखने, घमंड अहंकार टूटा है। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है, जनता देख रही है, समझ रही है। आपने कहा कि आपकी पार्टी बात करती है सबको साथ लेकर चलने की, तो फिर क्या जरूरत है कि जाट समाज के सम्मेलन में जाना, यादव समाज के? अब तो देश को आगे लेके जाइए। देखिए, हम तो मुद्दों की बात लगातार करते हैं, हम तो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से, आपको पता होगा, ये क्यों नहीं कराते हैं? बिहार में मांग उठती है, मध्य प्रदेश में मांग उठती है, पूरे देश में मांग उठ रही है जातिगत जनगणना की। ये जातिगत जनगणना की बात बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ ये समाज को साधने की बात करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, हम बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। लागू करी है, आप हिमाचल में हमने लागू करी है। हम सिलेंडर की बात करते हैं, राजस्थान में 500 का सिलेंडर हम दे रहे हैं। गोबर हम बेचते हैं, गाय की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में गाय खत्म हो रही है, गाय की बात हम करते हैं। छत्तीसगढ़ में हम गोबर खरीदते हैं। हम हर चीज को सोच समझकर डिसीजन, हम फालतू की घोषणाएं नहीं करते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हाथ हिला हिला के। आप देखते होंगे आज भी कमलनाथ जी ने बोला कि मैं घोषणा, फालतू की घोषणा नहीं करता, मैं घोषणा मशीन नहीं हूं। तो ये सच बात है, हमको प्रायर होकर जनता के बारे में सोचना है। आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रज गोपाल लोया जी। लोया जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। मेरा सवाल यह है कि आपकी पार्टी उस विचारधारा की जो कहती है एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्रवाद को आगे लेकर चलती है, कहती है कि दल नहीं देश पहले है, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही चुनाव आते हैं तो राष्ट्रवाद से जातिवाद की ओर आपकी पार्टी शिफ्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, हम किसी बात पर शिफ्ट नहीं हो। गौरवशाली और वैभवशाली भारत और सनातन संस्कृति जो इसका मूल है, हमारी वही विचारधारा है और उसी पर हम निरंतर काम करते हैं। और जितनी भी जातियों की आप चर्चा करते हैं, ये उसी सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है और इस नाते वो भी उससे अलग नहीं है, वो उससे कोई पृथकता नहीं है। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, टीवी पर बोलते हैं तो क्या लगता है जैसे कि फूल झड़ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस के साथी अभी कह रहे थे कि हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं। श्रीमान 1951 में पहली जनगणना हुई इस देश में, तब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। 1961 में हुई, तब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। 1971 में हुई, तब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1981 में हुई, तब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1991 में हुई, तब पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। 2011 में हुई, तब मनमोहन सिंह के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार थी। यदि जातिगत जनगणना की इतनी आवश्यकता थी तो आपने इसे 70 साल लटकाए क्यों रखा? पहली बात, 2011 एक मिनट मेरी बात सुन, पूरी कर लेने। 2011 की जनगणना कांग्रेस की सरकार में हुई थी, जिसमें माननीय कमलनाथ जी खुद मंत्री थे उस सरकार के, और मंत्री होने के बाद भी उसके आंकड़े 2014 तक जारी नहीं किए। और आज विपक्ष में है तो देश को जातियों में बांटने के लिए जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि यदि इसकी आवश्यकता थी तो आपने 2011 में कमलनाथ जी अपनी खुद की सरकार से वो जारी क्यों नहीं किया? एक बात। दूसरी बात, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही थी। मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी, शायद आपको नहीं जानकारी होगी कि 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व की, मनमोहन सिंह के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार ने इस ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया था। पहले तो ये पलटीबाजी बंद करें कि उसी को बंद करेंगे, उसी को चालू करेंगे। तीसरी बात, राजस्थान में आप 500 के सिलेंडर की जिसकी बात कर रहे थे, एक उपभोक्ता का नाम बता दें जिसमें आपने 500 रुपए की सब्सिडी। 2004 तक तो आपकी सरकार थी एनडीए की। ये निर्णय तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुआ था। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। आप मालूम है फालतू फेक आंकड़े देते हैं, आप लोग फेक बातें करते हैं। मैं टोकता हूं तो आप 10 बार 10 जगह बोलते हैं कि अभिनव बहुत टोकता है, लेकिन आप गलत जानकारी देते हैं, गलत आंकड़े रहते हैं आपके पास। आंकड़ों की जादूगरी जनता आपने समझ चुकी है। आप खुद अपनी जानकारी पहले दुरुस्त करके आइए लोया जी, उसके बाद आप डिबेट में बैठिए। आपने बहुत गलत जानकारी, फेक जानकारी आप एक चैनल पे बैठ के दे रहे हैं। जातिगत जनगणना के
बारे में आपने ये जानकारी अच्छी दी कि हमने कराई है, हमेशा कांग्रेस ने कराई, आपने नहीं कराई। और आप लगातार सुनिए लोया जी, लगातार फेक जानकारी दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आपने बंद करी होगी, हम नहीं कर रहे कोई जानकारी बंद। जनगणना बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ, ये 20-20 साल पुराने जाते हो आप, कभी-कभी देखा है मैंने आपको। कि ये 4 लोगों में अभी वर्तमान में डबल इंजन की बात करो, डबल इंजन की सरकार है आपकी, कांग्रेस आप लगातार जनता को भ्रमित करते जा रहे हैं। लोया जी, अभिनव भाई आऊंगा, मैं रुक करूंगा, नहीं मैं दुबे जी का रुक करूंगा। दुबे जी, आपको नहीं लगता है कि ये चुनाव के वक्त ही जातियों का शोर बढ़ जाता है? क्योंकि एसटी एससी की जनगणना तो होती है सेंसस में, लेकिन ओबीसी और जनरल की नहीं होती है। और सिद्धारमैया जब चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के, तो उन्होंने ऐसी जनगणना कराई थी, लेकिन वो पटल पर लेकर नहीं आए विधानसभा के। तो ये तो कांग्रेस का भी डुअल स्टैंडर्ड है। दुबे जी देखिए, जातिगत जनगणना के जो आंकड़े सामने नहीं आ पाते हैं, कई बार इस पर विवाद होता है। ये एक बहुत नाजुक एक विषय है जिसको लेकर के ये बातें जो 50-60 साल पहले से काफी उलझन में और दुविधा में सरकारों को डालती रही है। जातिगत जनगणना या गणना जो है वो उसमें जो जिस राजनीतिक गुणाभाग का जो अब मामला बढ़ गया है, जिसके चलते जो है ये चीज जो है हमेशा से विवादों में रही है। और अभी खासतौर पे अभी जब ओबीसी का मामला आया था और बिहार में ये मामला उठा था, 2 साल पहले नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जाके मोदी से मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री से। और ये तो उसके पीछे का जो गणित है, ये जो गणित है वो सियासत से सीधा उसको जोड़ता है। जबकि ये जो गणना है या इस तरह के जो आंकड़े होते हैं वो सोशल वेलफेयर के काम में लिए जाने चाहिए। और दूसरी बात तो अब जातिगत जो बात अभी यहाँ पर चल रही है, तो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था या कोई भी राजनीतिक दल जातीय व्यवस्था में ही अपने आधार को खोजता है और उसको मजबूत करता है। ये भारतीय लोकतंत्र में साफ चीजें हैं, इसमें कोई एक सर्वे रिपोर्ट भी कहती है कि मतदाताओं में भी लगभग वही स्थितियां हैं कि 65% लोग जो होते हैं तकरीबन मतदाता, वो अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट करते हैं। ये भी एक टेंडेंसी है। देखिए, ये सब इन सब चीजों को अलग नहीं किया जा सकता। आदर्श के तौर पे हर चीज अलग हो सकती है, लेकिन राजनीति में तो कई पार्टियों का आधार ही जातियों पर है। सपा, बसपा, जेडीएस, ये तो अपने जाति के दम पर चुनाव लड़ते हैं। जो क्षेत्रीय दल उभरे हैं वो इसीलिए उभरे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के साथ थोड़ा सा अंतर इसमें है, दोनों एक अलग अलग अपनी आइडियोलॉजी के साथ भी अगर आगे बढ़ते हैं तो भी वो जातिगत सहारा लेना उनके लिए जरूरी होता है, क्योंकि व्यवस्था इस तरह की हो गई है। कर्नाटक का जो मुद्दा अभी आया था, जो अभी डिबेट में बात चल रही थी, ये बात बिल्कुल सही है कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस ने बहुत अलग तरह से चुनाव लड़ा और उसने स्थानीय मुद्दों और स्थानीय नेताओं के चेहरों को आगे रखा। ये एक नया प्रयोग कहा जा सकता है। हिमाचल में भी इस तरह का किया था, लेकिन छोटा राज्य है, चीजें सामने नहीं आई। कर्नाटक में बड़ी फाइट थी, वो चीज सामने आई और उसके रिजल्ट सामने आए। लेकिन इसके बावजूद भी बारीकी से देखेंगे तो कांग्रेस ने वहां भी जातिगत व्यवस्था या यूं कह लें कि सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की थी। वो एक स्टैंड बाई के रूप में उन्होंने उसको भी रखा था। लेकिन एक नई परंपरा शुरू हुई है अगर राजनीति में कि जनता के मुद्दों को आगे लेके चलने की बात होती है, तो ये सभी दलों को फिर इसको करना चाहिए। उसको दूसरा जो आधार है, जिसको मुख्य आधार बनाते हैं, उसको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। और कर्नाटक के रिजल्ट को यदि हम अभी फिलहाल बेंचमार्क मान लें तो हम ये मान सकते हैं कि मतदाताओं ने जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठ के, उस सोच से ऊपर जाके वोट किया है, क्योंकि सारे कास्ट के जो वोट है कांग्रेस को मिले हैं या बढ़े हैं। लिंगायत जो कि बीजेपी का वोटर था उसने कांग्रेस को वोट किया है, वोकालिंगा जो कि जेडीएस का वोटर था उसने कांग्रेस को वोट किया है। तो लोगों को समझ में आ गया है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। ये तमाम मुद्दे अभिनव जी आपके पास हैं, उसके बाद क्या जरूरत है जातियों के दरदर पे भटकने की? देखिए, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तो लगातार एक ही बात कर रहे हैं। और मैं तो लगातार हर बार बोलता हूं, बेरोजगार युवाओं की बात करता हूं, महंगाई की बात करता हूं। जाति धर्म की बात भाजपा करती है। भाजपा जय बजरंगबली, जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम करती है। ये मुद्दे जो हैं इनके हैं। अगर ये मुद्दे इनको गंभीरता से लेती तो आज इतना बुरा हर्ष कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में भाजपा का नहीं होता। लेकिन हम बार बार लगातार बोलते हैं, भ्रष्टाचार और घोटाले से बाहर निकले ये डबल इंजन की सरकार, और लगातार महंगाई, बेरोजगारी, लोगों की समस्याएं, किस तरीके से लोग
सरवाइव कर रहे हैं, किस तरीके से 100 200 रुपए के लिए परेशान है, उनकी बातों को सोचना बहुत जरूरी है। वो वहां पे नहीं सोच रहे हैं। हम लगातार जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, लगातार हम संविदा कर्मचारियों के हितों की बात कर रहे हैं, लगातार हम बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं, लगातार हम महंगाई की बात कर रहे हैं, लगातार परेशान भटके हुए युवाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पार्टी उनकी बात नहीं कर रही है। ये सिर्फ जाति धर्म की बात जो करती है वो भाजपा करती है, हिंदू मुस्लिम की बात भाजपा करती है, भगवान श्री राम बजरंगबली की बात भाजपा करती है, हम नहीं करते। ठीक है लोया जी, आपकी सरकार है केंद्र में, उसके हाथ में है पेट्रोल डीजल सस्ता करना, कच्चा तेल जो है उसकी कीमत कम है लेकिन भारतीय मार्केट में बहुत महंगा बिक रहा है। आपको नहीं लगता है कि आप जाति को साथ लोगे लेकिन महंगाई जो है वो इस तरह से बढ़ रही है कि लोग आपको नकार रहे हैं? ब्रजेश जी, एक निवेदन पहले करूं तो बात शुरू करूं, अन्यथा ना करूं। कि ये आपकी जिम्मेवारी है कि जिस गंभीरता से मैं सुनता हूं उसी गंभीरता से कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुनना पड़ेगा जी। जिस महंगाई का रोना रो रहे हैं आपने हिमाचल में सरकार में आने के 3 घंटे बाद उस पर 2 रुपए बढ़ा दिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी इस वादे के साथ सरकार में आए थे कि पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए कम करेंगे। आप और हम सबको याद है 2018 बहुत इतिहास काल नहीं है जी। उस समय सरकार में आते ही आपने 5 रुपए बढ़ाए। आप कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम की चर्चा करते हैं, बजरंग दल पर बैन करने की बात लिखकर कांग्रेस पार्टी ने की है, देखते हैं क्या करते हैं। तीसरी बात, अभी जो दुबे जी कह रहे थे उस बात में एक बड़ी गंभीर बात थी कि आपने जिस पर गौर नहीं किया कि हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अपने स्थानीय नेताओं को आगे किया और जातियों को साधने की कोशिश की और उसका परिणाम उसे ठीक आया। उसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके चेहरे को लोगों ने नकार दिया है, उसको इनकार कर दिया है कि ये चेहरे हमें पसंद नहीं। तीसरी बात ये अभी कह रहे थे अभिनव बरोलिया जी कि हम जाति की बात करते हैं। आपको याद होगा केवल 15 दिन हुए हैं एक कुर्मी समाज के सम्मेलन उन्होंने 50 सीटों की मांग की थी और उसको कमलनाथ जी वहां आपसे कहते बोलने का साहस, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, और वहां उनसे मांग की गई कि हमारी समाज को इतनी टिकट दी जाए। तब मुख्यमंत्री जी का जवाब सुन लीजिए शिवराज जी का कि उन्होंने कहा कि ये मेरे बस में नहीं है परंतु मैं आपकी भावनाओं को पार्टी तक जरूर पहुंचाऊंगा और पार्टी के उचित फोरम पर रखूंगा। ये है सच और झूठ की बात। ये जो झूठे लोग हैं, ये अभी बात कर रहे थे राजस्थान की, वहां की आपने सब बातें सुनी। जहां जहां आप विपक्ष में हैं वहां इन मुद्दों की चर्चा करते हैं। क्यों सिद्धारमैया जी ने जनगणना के आंकड़े जाति आधार पर जारी नहीं किए? क्यों नीतीश कुमार जी ने 17 वर्षों से वो मुख्यमंत्री हैं, क्यों जारी नहीं किए? और यदि कोई पिछड़ा है तो जो 17 वर्ष से मुख्यमंत्री है वो भी जिम्मेवारी लेने को राजी नहीं। राजस्थान में आप जिसकी बार बार बात कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में इन्हें संविदा कर्मियों की चिंता है, परंतु राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में वही संविदा कर्मी जब वेतन मांगते हैं। लोया जी 20 साल से आपकी सरकार है, आप तो कुछ तो रहम करो संविदा वालों पे, थोड़ा तो रहम करो। फिर आप बोलते हो बीच में टोकता हूं मैं। आप लगातार कुछ भी तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे, हमारी बातों को झुटला रहे हैं। आप झुटला के जनता सब देख रही है, आपको जनता सब समझती है। आप लगातार जिस तरीके से बोलते हैं उतना आपका विरोध बढ़ता है। आप जनता के बारे में सोचना शुरू करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आपकी सरकार को जगाइए, सोई हुई सरकार है, सिर्फ घोटाला और भ्रष्टाचार कर रही है, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। आऊंगा अभिनव जी, आऊंगा मैं आपके पास जी। मैं रुक करूंगा दुबे साहब का। दुबे साहब, जिस तरह से राजनीति हो रही है, बीजेपी मानने को तैयार ही नहीं है कि उसकी इतनी बड़ी हार हुई है। उसका 36% उसका वोट शेयर था पिछली बार भी, इस बार भी है, लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी को समझना होगा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लोग उससे परेशान हैं, महंगाई एक उससे बड़ा मुद्दा है जिससे हर आदमी प्रभावित होता है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार की नीतियां नाकामयाब होती है तो राज्य की सरकारों को उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा, चाहे वो एमपी की बात हो, सीजी की बात हो या राजस्थान की बात हो। बिल्कुल होगा ये, और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कर्नाटक का नतीजा जो है वो दोनों दलों के लिए एक बेंचमार्क की तरह है। उसको लेकर ही आगे राजनीति जो 3 राज्यों की है, या उसके बाद तेलंगाना का चुनाव भी है और उसके बाद लोकसभा के भी चुनाव हैं, तो उसी को लेके इन्हें आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ना भी होगा। क्योंकि जनता का माइंडसेट इससे समझ में आया है कि वो धर्म या जातिगत खांचों में बंटने की बजाय अपने मुद्दों पे बात करती है। लेकिन वो अपने मुद्दों पे तब बात करती है जब कोई दल आगे होके बात करता है। कांग्रेस ने बात की तो उन्होंने उससे कनेक्ट किया
ये बात देखिए। और कर्नाटक में जो है बीजेपी ने देश के मुद्दों पर बात करने की कोशिश की कई तरह से जो बड़े मुद्दों से जनता का कोई सरोकार नहीं है। विधानसभा के चुनाव में या नगरीय निकायों के चुनाव में भी कई बार राष्ट्रवाद की बातें होने लगती हैं, तो वो उसका सरोकार नहीं है। सरोकार वो उसका तब होगा जब केंद्र लोकसभा के चुनाव होंगे। विधानसभा के चुनाव में लोकल समस्या पर बात करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें या राजस्थान या छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो यहाँ लोकल मुद्दे ही हावी होंगे। और इस बात को आप देख सकते हैं। और उसको भाजपा की सरकार को, अभी यहाँ की सरकार को देखें तो लगातार वो एक किस्म का वो अलग अलग तरह की योजनाएं, घोषणाएं जो जनता को प्रभावित करने वाली है वो कर रही है। कांग्रेस भी उसके काउंटर पे इस तरह की घोषणाएं कर रही है। 500 रुपए का सिलेंडर और महिला सम्मान योजना जो है उनकी, उसका ज्यादा पैसा, तो वो समाज को प्रभावित करने वाली ही हैं। लगभग इसी तरह की योजनाएं कर्नाटक में भी कांग्रेस ने करी थी। तो कांग्रेस जो घोषणाएं कर रही है वो यहां पर लगता है बीजेपी का काउंटर है। लेकिन ये हाईकमान का एक कोई मैकेनिज्म है जिसके तहत जो 5 गारंटी स्कीम जो कर्नाटक में लागू की बात की गई और मध्य प्रदेश में वो घुमा के बात की जा रही है, उसको अलग पैकेजिंग के साथ दी जा रही है। तो मध्य प्रदेश हो या कोई सा भी राज्य हो, इसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी मंदिर का मामला भी आएगा, मंदिर का लोकार्पण भी होना है, बहुत सी चीजें होनी है, लेकिन स्थानीय मुद्दे ही अब मुझे लगता है आगे क्लिक करेंगे। जी अभिनव जी, आपकी पार्टी की सरकार है हिमाचल में, जैसे ही आपकी सरकार वहां पर फॉर्म हुई वैसे ही 3% वैट बढ़ा दिया उन्होंने पेट्रोल डीजल पर। तो ये तो गलत है ना सर। आप राज्य में हर चीज केंद्र के माथे नहीं डाल सकते, इसलिए आपको जातियों के दर पर जाना पड़ता है। देखिए, हमने हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बने अभी जितना समय हुआ है उतने समय में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी जो जनता के हित में रही। और वहां पे सभी जो बुजुर्ग हमारे जितने भी लोग हैं, पेंशनधारी हैं, वो बहुत खुश हुए। थोड़ा सा जहां पे हमें दिख रहा होगा, जहां पे वो सरकार सोच रही होगी, वहां पे उन्होंने वैसा काम किया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मात्र, ये लोग बार बार बात करते हैं कि हमारी सरकार का टेन्योर ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हो। कमलनाथ जी ने मात्र अपने छोटे से कार्यकाल में 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। आज आप बिजली का बिल जो है हर घर का देखिए, आपके घर का देखिए, आशीष जी के घर का देखिए, सलमान के घर का देखिए, किसी के घर का देखिए, बिजली का बिल कितना आ रहा है। 100 रुपए 100 यूनिट योजना जो थी, उसके लिए जनता चाह रही है कि हमें वो योजना मिले और हम देंगे। हमने पिछली बार भी दी और अभी भी देंगे। ये भगवान की बात करते हैं। 20 साल से इनकी सरकार थी। महाकाल कॉरिडोर के लिए 300 करोड़ का सैंक्शन कमलनाथ जी ने किया। राम वनगमन पथ, ओम सर्किट, लगातार ये धार्मिक जो ये दिखावा करते हैं, ये धर्म का दिखावा करते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, हम राम जी के हैं, हनुमान जी के हैं। ये किसी के नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला के सगे हैं। ये सिर्फ घोटाला की सरकार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये वो 40% कमीशन जो कर्नाटक की सरकार थी ना, ये 80% कमीशन की सरकार है। यहां पर 20% खा जाते हैं, रोड में खा जाते हैं, बच्चों के पोषण आहार में खा जाते हैं। ये वो खाने वाले लोग हैं। ठीक, लोया जी करूंगा। लोया जी इत्मीनान रखिए, अभिनव भाई आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे। आप पूरी तरह से, मैंने पहले भी नहीं किया, आखिरी में टोका था, फिर ये चले गए थे। जी लोया जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपकी सरकार 18 साल से है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे में फिर आपको जातिगत सम्मेलन में जाना, फिर इस दिन अवकाश देंगे, ये सब करने की क्या जरूरत है? भारत की संस्कृति तो एकता की है। जब हम जातिवाद के चश्मे से चुनाव को देखेंगे तो लोग बंटते हैं उसमें सर, उससे नुकसान होता है। लोया जी, आपकी किसी में कोई श्रद्धा है तो ऐच्छिक अवकाश अगर आप चाहते हैं तो उसको देने में सरकार की क्या सुविधा है? इस प्रदेश देश का संविधान ये कहता है कि हम 3 ऐच्छिक अवकाश एक शासकीय कर्मचारी ले सकता है, और वो शासकीय कर्मचारी अपने 3 अवकाश में से जो उसे उचित लगे उस दिन वो ले ले। सर देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले देते हैं, उस पर दिक्कत है ना सर। ये वोट पाने के लिए करते हैं आप लोग। रुक तो जाइए भैया जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब कोई समाज हमें बुलाएगा तभी जाएंगे कि चाहे जब जाएंगे? ये जब समाजें सम्मेलन कर रही हैं और उन सम्मेलनों में माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया जा रहा है, तो जब आमंत्रित करके कोई मांग मुख्यमंत्री जी के सामने रखता है और वो मांग मुख्यमंत्री जी को लगती है कि वाजिब है, उचित है, तो उसको पूरा करना सरकार का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। दूसरी बात मैं आपको एक और करूं, आप ऐसा कोई वर्ष बता दीजिए जिस वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी समाज विशेष या वर्ग विशेष या कार्य विशेष करने वाले लोगों की पंचायत न की हो। और जो लोग अभी इस तरह की बातें कर रहे थे, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जहां जहां विपक्ष में हैं वहां वहां इन्हें सबकी चिंता है, और जहां सरकार में है वहां केवल महंगाई बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना,
लोग, एक भी आदमी, अभिनव बरोलिया जी यहाँ बैठे हैं, कह रहे हैं हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है हिमाचल प्रदेश में। एक भी शासकीय कर्मचारी को अगर उसका लाभ मिल रहा होगा तो मैं चुनौती देता हूँ, ये नाम सहित लोया जी, नहीं मिलेगा। जाति की जब बात आती है, आपके सीएम ने एक बयान दिया था 2018 में कि माई का लाल, उसका नुकसान हुआ था सर आपको। नहीं, हमने आपसे क्या कहा कि किसी समाज को, किसी आरक्षण को नुकसान पहुंचाने की बात हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और उस बयान के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो भी आप याद कर लीजिए। देखिए, हम आपसे ये कहते हैं कि कोई भी तरह की समाज हो, कोई भी समाज हो, सबको साथ लेकर चलना सरकार की जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी पर सरकार खरी उतरती है। इसलिए जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनती है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी को बार बार चुनती है, और आप अभी आने वाले समय में देखेंगे कि जिन 5 वादों के साथ कर्नाटक में गए थे, आने वाले हफ्ते 15 दिन में आप और हम सब फिर डिबेट करेंगे कि वहां की जनता का क्या हुआ और उन वादों का क्या हुआ, क्योंकि ये तो वादे भूलने वाले लोग हैं जो लोग ये कहते थे, जिनके प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दिल्ली से। ठीक है लोया जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा जी। मैं दुबे साहब का रुख करूंगा। दुबे साहब, वोकालिंगा को और लिंगायत को 2% जो मुसलमानों का आरक्षण रद्द करके बीजेपी ने बांट दिया, लेकिन दोनों जातियों ने खारिज कर दिया बीजेपी को। तो ऐसे में वो दाव एमपी में नहीं चलना चाहिए कम से कम। नहीं, देखिए, ये डिपेंड करता है कि चुनाव किस तरह से राजनीतिक दल लड़ेंगे या किस तरह की चीजें लेके सामने जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें चुनाव के समय, और हर राज्य में अलग अलग तरह से चुनाव होते हैं। मध्य प्रदेश में चूंकि अभी 4-5 महीने हैं, तो चीजें सेट होने में या चीजें लोगों का, दलों का एजेंडा सामने आने में वक्त लगेगा। आरक्षण की जो बात है, वो कर्नाटक की परिस्थितियां अलग थी, उसका फायदा कांग्रेस को मिल गया, और जो एक वर्ग था, जो लिंगायत का जो वर्ग था, जो नाराज हुआ था, वो उसका फायदा मिला। तो ये सरकार का फेल्यूर वहां पे रहा है कि सरकार सही समय पर सही लोगों तक अपनी सेवाओं को डिलीवर नहीं कर पाई। तो ये सरकार की नाकामी की वजह से बाकी चीजें भी उसके साथ जुड़ती चली गई, और ये एक सेटबैक वहां पे बीजेपी को मिला। दूसरी बात यह है कि एक बात समझना चाहूंगा मैं दुबे जी, कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में जीत होती थी, तो वो जीत राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जीत होती थी, लेकिन बीजेपी में जब जीत होती है तो वो नरेंद्र मोदी की जीत होती है। लेकिन जब हार हो रही है तो वो क्रेडिट पीएम को नहीं जा रहा है, पार्टी कह रही है वो हमारी इंटरनल है, हम उसको देख लेंगे कैसे आगे बढ़ना है। तो पार्टी कैसे कहेगी कि हमारे पीएम की वजह से हार है? नहीं, पर ये बीजेपी हमलावर रहती थी कांग्रेस पर कि ये राहुल गांधी की हार है, सोनिया गांधी की हार है। नहीं, लेकिन अभी तो चीजें अपने आप ही क्लियर हुई हैं कि राहुल गांधी ने जहां भारत जोड़ो यात्रा करी है, वहां बेटर रिजल्ट आए हैं। तो ये माना, वो दाग थोड़ा सा राहुल गांधी के साथ था, थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन कर्नाटक में ये बात कोई, भले बीजेपी ऑफिशियली नहीं बात करे, लेकिन वहां पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह मेन चेहरे तो थे ही। चुनाव तो उन्हीं के बाद में, तो उन्हीं के फेस पे हुआ। यूपी में भी ये स्थिति बनी थी, लेकिन रिजल्ट अच्छा आ गया वहां पे। तो राजनीति में ये सारी चीजें चलती हैं। मोदी और अमित शाह का जितना भी जोर उसमें लगा, उस जोर के आगे सरकार की जो नाकामी है, जो मैं कह रहा हूं, जो डिलीवर करने में सरकार नाकाम हुई, वो भारी पड़ गई। तो जनता का कुल मिला के कांग्रेस जो परसेप्शन है उसको बिल्ड करने में कामयाब रही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लोया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बरोलिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव आते ही राजनीतिक दल जातियों को साधने के लिए तरह तरह के प्रपंच करते हैं, लेकिन वोटर को खुद सोचना चाहिए कि जाति के विकास से उनका विकास होगा या फिर देश के विकास से उनका असल विकास होगा। आज के बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।